वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। आज हम लोग अपने क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भूकंप क्या है, इसको पहले हम लोग एनालिसिस कर लें, उसको डिफाइन कर लें और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। अर्थक्वेक एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा जो है आपके एक्टिविटी है जो एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से जनरेट होती है। तो ये एक तरह से रिजल्ट है और ये रिजल्ट किसका होता है? एंडोजेनेटिक फोर्स का। तो एंडोजेनेटिक फोर्स है क्या या एक्सोजेनेटिक फोर्स है क्या? दो तरह के बल लगते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी के बाहर जितना भी बल कार्य करता है, चाहे वो पवन का हो, विंड का है, या फिर जो है वाटर का हो, जल का जो है वेग लगता है, या फिर किसी भी चीज का अगर हम लोग देखते हैं कि वेग की वजह से या बल की वजह से फोर्स जो है आपके कोई एक्टिविटी कर रहा है, पृथ्वी की सतह पर कोई चेंज कर रहा है, तो वो सब क्या होते हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के बाहर, एक्सो मतलब होता है बाहर, तो बाह्य बल जिनको कहा जाता है। और कुछ बल होते हैं एंडोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक मीन्स जिनका जेनेसिस, जेनेटिक शब्द लिया गया जेनेसिस, जेनेसिस मतलब ओरिजिन, जिनका ओरिजिन अंदर होता है। एंडो मतलब अंदर, तो एंडोजेनेटिक मीन्स ऐसे बल जो पृथ्वी के भीतर जो है आपके ओरिजिनेट करते हैं। और हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, आपने सारी चीजों को पढ़ा कि आंतरिक क्षेत्र में लगभग 30 किलोमीटर गहराई के बाद से लगभग 200 किलोमीटर गहराई तक का क्षेत्र जो होता है, ये पिघला हुआ पूरा बेल्ट होती है। और इस पिघले हुए बेल्ट को एस्थेनोस्फीयर भी हम लोगों ने कहा था, तो जिसको दुर्बल मंडल, वीक जोन भी कहा जाता है। तो ये सब जो है आपके, या बेनी ऑफ जोन भी कहते हैं इसको, बेनी ऑफ जोन के नाम से भी जाना जाता है इस पूरी बेल्ट को। तो ये जो क्षेत्र है ये कैसे डेवलप हुआ? ये डेवलप होता है इस तरह से कि अंदर जो आपके मटेरियल हैं, उन मटेरियल्स में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो धर्मी पदार्थ होते हैं। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो खुद से डिसइंटीग्रेट करें, खुद से विघटित हो। ये विघटन, ये डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? अल्फा बीटा गामा किरणों के रूप में होता है, रेस के फॉर्म में होता है। और जब अल्फा बीटा गामा किरणें जो है निकलती हैं, तो आंतरिक भाग में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर देती हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से अंदर के रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स, ये सब पिघलने लगते हैं और मोल्टन कंडीशन में आ जाते हैं। और ये जो मोल्टन कंडीशन होता है, ये मोल्टन जो आपके एक तरह से लिक्विड होता है, या आप प्लाज्मिक स्टेज इसको कहते हैं, तो ये जो मोल्टन मटेरियल होता है, इसी को हम लोग मैग्मा कहने लगते हैं। और यही मैग्मा, आपने होम्स की थ्योरी पढ़ी थी कि होम्स की थ्योरी में ये था कि मैग्मा जो है अंदर सर्कुलेट करता है, तो हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर मूव करता है, जिसकी वजह से एक सर्कल बन जाता है, जिसको हमने कन्वेक्शन साइकिल कहा था, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या थी, या कन्वेक्शन थ्योरी क्या थी होम्स की? वो ये कहते थे कि मैग्मा जो है एक जगह से चलता है और दूसरी जगह मूव करता है, फिर वहीं पहुंच जाता है। तो कन्वेक्शन करंट में चल रहा है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी की सतह है उस पर बल या तो बाहर की तरफ लगता है, जिसको हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं, जिसको तनाव बल कहा जाता है, या एक दूसरे की ओर बल लगता है, जिसको संपीड़न बल या कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। तो जो अंदर पदार्थ है, ये वर्टिकल फोर्स भी क्रिएट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल भी। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्रिएट हो रहे हैं एंडोजेनेटिक, उनकी वजह से क्या हो रहा था? प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता, उसकी वजह से भी मूवमेंट हुआ। कुछ पार्ट जो है आपके एक तरह से अपलिफ्ट हो जाता है, कुछ सबसाइड कर जाता है, जिसमें आपने ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में पढ़ा कि ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज कैसे बनती हैं। तो वो उसी तरह से, उसी परिणाम से बनती हैं, जो वर्टिकल जो है आपके एक तरह से फोर्सेस होते हैं, वो इसको जनरेट करते हैं। अंदर जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो जाती है, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ तो मटेरियल के फॉर्म में बाहर की तरफ निकलती है, जिसको हम ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं, वोल्केनिक इरप्शन, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। और जो अंदर से बाहर की ओर, जो पदार्थ बाहर की ओर निकलता है, जो आपके एक तरह से मटेरियल निकला, ये तो आपके वोल्केनिक एक्टिविटी में निकलेगा और पदार्थ के रूप में निकलेगा, मटेरियल के फॉर्म में निकलेगा। तो
इस एक्टिविटी, इस प्रोसेस को हमने ज्वालामुखी उद्गार कर दिया, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स भी निकल करके आती हैं। ये क्या होती हैं? ये मैकेनिकल वेव्स यांत्रिक तरंगों के रूप में होती हैं, और ये यांत्रिक तरंगें आंतरिक भाग से बाहर की तरफ जब निकलती हैं तो ये जो है एक तरह से जो है आपके पृथ्वी की सतह पर ऊपरी भाग, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, लिथोस्फीयर का पार्ट, वो क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है, उसी को हम लोग प्लेट कह रहे हैं। उसी प्लेट को एनर्जी मिलती है और वो प्लेट मूव करने लगती है, जिसकी वजह से क्या है कि प्लेट का मूवमेंट जो होता है वो उस प्लेट में कंपन पैदा करता है, वाइब्रेशन पैदा करता है, और इसी वाइब्रेशन की प्रोसेस को हम लोग क्या कहने लगते हैं? अर्थक्वेक। या आप ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो आपके जो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक की कंडीशन में जो पृथ्वी की सतह होती है, पृथ्वी की सतह डिफरेंट लेयर्स में आपके डिवाइडेड है। तो एक रॉक दूसरे रॉक की तरफ चलने लगता है, या एक रॉक दूसरे रॉक के ऊपर चढ़ने लगता है, या आप ये कहें कि एक रॉक दूसरे रॉक के ऊपर फिसलने लगता है। इस फिसलन की वजह से, झटके की वजह से, और ये झटकों के फॉर्म में जो है आपकी फिसलन होती है, और ये झटके जो होते हैं यही क्या होते हैं? अर्थक्वेक होते हैं। तो आंतरिक भागों में जो मैकेनिकल वेव्स हैं, ये वेव्स बाहर की तरफ निकलती हैं, और ये बाहर की तरफ निकल करके ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को एक गति देती है, जिसकी वजह से प्लेट मूव करने लगती है। मूवमेंट अगर नहीं होता तो प्लेट में झटके लगते हैं, शॉक लगते हैं। इस शॉक की वजह से, इस झटकों की वजह से ऐसा लगता है कि पृथ्वी का पूरा भाग हिल रहा है। इस हिलती हुई अवस्था में इस अर्थ के कंपन को जो आपके हो रहा है, ये पृथ्वी के कंपन को, तो इसी को अर्थक्वेक या अर्थ की शेकिंग कहते हैं। क्वेक मतलब क्या है? जैसे अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, और क्वेक मतलब क्या होता है? शेकिंग, वाइब्रेशन, हिलना, अर्थात पृथ्वी का हिलना, जिसको हम भूकंप कहते हैं। तो भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया। तो अर्थक्वेक का जन जो आपके एक तरह से हमने आपको डिफाइन किया, इसका कारण क्या है? एंडोजेनेटिक फोर्स। अंदर जो बल आपके क्रिएट हो रहा है, किसकी वजह से? पिघले हुए पदार्थ की वजह से। पूरा पदार्थ अंदर पिघली हुई अवस्था में है, वही ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, वही ऊपरी प्लेट को डिस्टर्ब कर रहा है, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से प्लेट जो है आपकी कंपन अवस्था में आ रही है। तो जिस जगह पदार्थ के रूप में ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, उस प्रोसेस को ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन मैकेनिकल वेव्स के फॉर्म में जब निकलती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपके उसकी वजह से क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर कंपन होने लगता है, और इस कंपन की अवस्था को, इस स्टेज को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अर्थक्वेक। तो इसी को हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। अब भूकंप में एक दो चीज बहुत क्लियर हो गई। पहली चीज ये क्लियर हो गई, ये अंतर्जात बल की वजह से लगता है। दूसरी चीज ये क्लियर हो गई कि मैकेनिकल वेव्स के फॉर्म में वेव्स आती हैं। इसका मतलब ऊर्जा जो आ रही है अंदर से, एनर्जी जो लिबरेट हो रही है, वो बाहर की तरफ निकल रही है। किस फॉर्म में? मैकेनिकल वेव्स के फॉर्म में। तो मैकेनिकल वेव्स के फॉर्म में बाहर की ओर निकलती है, और ये पृथ्वी के सतह पर जो आपके प्लेटें हैं उनको डिस्टर्ब कर रही है। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि वेव्स होती क्या है, या वेव्स कितनी तरह की बन सकती हैं, या कितने प्रकार से आपके जो है डिवाइड होती हैं। तो अगर हम वेव्स की बात करें तो देखिए, वेव्स जो हैं उनको अगर हम देखें तो मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं, इनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें या आंतरिक तरंग, ट्रांसवर्स, और एक होती है अनुदैर्घ्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल। तो पहले यांत्रिक तरंगों को डिफाइन करेंगे, फिर ट्रांसवर्स वेव्स को, फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स किसको कहा जाता है? ऐसी तरंगें जो किसी माध्यम में पैदा होती हैं, किसी मीडियम में। मीडियम मतलब जिसके अंदर कण हैं, पार्टिकल्स हैं, जैसे एयर, एयर में पार्टिकल्स हैं, जैसे वाटर, वाटर में पार्टिकल्स हैं, जैसे अर्थ का सरफेस, सॉलिड, सॉलिड में पार्टिकल्स हैं। इनमें जो भी वेव पैदा होगी वो क्या कहलाएगी? यांत्रिक तरंगें, मैकेनिकल वेव्स।
मैकेनिकल वेव से क्या होता है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स। बस इतना समझ लीजिए कि एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। अगर पार्टिकल्स के फॉर्म में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और एक जगह से दूसरी जगह अगर आपके ट्रांसफर हो रही है, तो समझ जाइए कि वो मैकेनिकल वेव्स है। तो यांत्रिक तरंग कहते किसको है, मैकेनिकल वेव्स किसको कहते हैं, वो वेव्स जो एनर्जी का ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स करती हैं या मीडियम में करती हैं। तो किसी मीडियम की जरूरत होती है उनको, तो ऐसी जो है वेव्स जिसके अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़े, ऐसे जो है आपकी तरंगे क्या कहलाएंगी, वो मैकेनिकल वेव्स या यांत्रिक तरंग। इसके मतलब कि मीडियम एसेंशियल है, जरूरी है मीडियम का होना। इसका मतलब मीडियम नहीं तो यांत्रिक तरंगे नहीं, मीडियम है तो यांत्रिक तरंगे हो सकती हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन हो जाती है। तो ऐसी तरंगे जो किसी माध्यम में या किसी कण के सहारे ऊर्जा का स्थानांतरण करती हो, ऐसी तरंगों को क्या कहा जाता है, यांत्रिक तरंगे। तो मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच ट्रांसफर्स एनर्जी विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल और विद द हेल्प ऑफ मीडियम। तो किसी मीडियम के द्वारा या फिर किसी पार्टिकल के द्वारा अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो यांत्रिक तरंगे। अब यांत्रिक तरंगों को दो पार्ट में हमने बांट दिया। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कोई वेव है, वेव को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस पर हम लोग वेव को ऐसे बना देते हैं। इस तरह से वेव जो है हम लोग बना देते हैं। तो वेव जो आपके बनाई जाती हैं, तो ये क्या है, ये क्या शो कर रही हैं, ये समझिए। पहले शो ये कर रही है कि एनर्जी का ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये एनर्जी का ट्रांसफर है इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको एक्स एक्सिस दिख रही है, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की प्रारंभिक अवस्था, जब ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो रहा था, तो ऊर्जा के स्थानांतरण ना होने पर कण यहां मौजूद थे इस जगह पे, ये सब कण है। लेकिन ऊर्जा के स्थानांतरण के बाद अब जो है ये वाला कण यहां आ गया, ये 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 वाला कण यहां आ गया, ये वाला कण यहां आ गया, ये कण यहां आ गया, ये कण यहां आ गया। तो ये क्या है, ये है कणों की अंतिम अवस्था, ये अंतिम अवस्था है, फाइनल पोजीशन। ये कण अब यहां पहुंच गए। इसके मतलब जो कण पहले यहां थे अब वहां पहुंच गए, ये इस अवस्था में आ गए। जो कण यहां थे वो अब इस अवस्था में पहुंच गए, जो कण यहां थे वो इस अवस्था में पहुंच गए। तो स्ट्रेट लाइन जो है ये शो करती है जब एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही थी तो पार्टिकल्स ऐसे थे, लेकिन एनर्जी के ट्रांसफर होने पर ये पार्टिकल इधर और इधर भागने लगे ऐसे। इसके मतलब एनर्जी का जब ट्रांसफर होगा तो एनर्जी अगर इस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही तो कणों को ऐसे मारते हुए आगे बढ़ रही है, तो कणों को कैसे ऊपर और नीचे की तरफ धक्का दे रही है। तो ऐसी सारी तरंगें जिसमें एनर्जी का जिस दिशा में ट्रांसफर होता है उसके लंबवत दिशा में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कणों का विस्थापन होता है, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ऐसी तरंगों को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव, अनुदैर्ध्य तरंगें। तो ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं जो आपके ट्रांसवर्स वेव्स के फॉर्म में होती हैं। तो एक तरह से ट्रांसवर्स वेव किसको कहा गया, जिस ओर ऊर्जा जा रही है उसके लंबवत दिशा में कण, पार्टिकल्स जो हैं आपके जाते हैं। लेकिन जिस दिशा में एनर्जी अगर जा रही है उसी दिशा में अगर कण भी जाए सेम डायरेक्शन में, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग हो जाती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग वो तरंगे हैं जिस दिशा में एनर्जी आगे बढ़ेगी उसी दिशा में कण जाएंगे, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। और जिस दिशा में ऊर्जा जा रही है उसके लंबवत दिशा में अगर कणों का विस्थापन हो रहा है तो उसको अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव्स नाम से जाना जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे अब इन दोनों को समझ ले पहले, फिर उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग पहले देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जांपल। अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, जैसे ध्वनि, साउंड जो क्रिएट हो रही है, हम कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहा है। कैसे सुनाई पड़ रहा है,
गले में यहां पर जो हड्डी होती है ये होता है वोकल कॉर्ड, एक बॉक्स होता है वॉइस बॉक्स जिसको कहा जाता है। वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड होता है जिसमें हवा फंसी होती है, जब हम कुछ बोलते हैं तो उसमें गड़गड़ाहट होती है और वो हिलता है। इसको पकड़ करके आप बोलिए, आप देखिए आपको वाइब्रेशन समझ में आएगा कि हाँ यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे यहाँ वाइब्रेट करता जाएगा। वोकल कॉर्ड में डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ता है और मुंह के पास जितने भी हमारे कण हैं एयर के पार्टिकल्स को उसको डिस्टर्ब करता हुआ ये आगे की तरफ चलता चला जा रहा है। इसके मतलब कि अगर जो भी कण यहां मौजूद हैं इसको जो है आपके धक्का देता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो जिस दिशा में एनर्जी जा रही है उसी दिशा में कण भाग रहे हैं, इसी दिशा में जा रहे हैं। तो यहां पर हमारे मुंह के पास जो कण डिस्टर्ब हुए, पहले वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन हुआ, उससे कण एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे की तरफ बढ़े। मुंह के सामने जो हमारे कण हैं, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को डिस्टर्ब किया और इस धक्के की वजह से यही धक्का पहुंचा कहां? आपके कानों तक। कान में होती है ईयर ड्रम, कान की झिल्ली। अब ये झिल्ली पर जाकर के वाइब्रेट करते हैं, झिल्ली पर जाकर के आपके टकराते हैं। तो इस टकराहट से क्या होती है? ये झिल्ली कंपन करती है। जैसे तबला, ढोलक, झिल्ली चढ़ी होती है, हाथ मारते हैं आप, उसमें से आवाज निकलने लगती है। आवाज कैसे निकलती है? हर उस चीज से आवाज निकलेगी जब कोई भी वस्तु अपनी आवृत्ति से, फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी। जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है उतनी फ्रीक्वेंसी से उसको वाइब्रेट करा दीजिए तो अपने आप ध्वनि उत्पन्न होने लगेगी। और इसको आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अनुनाद में। इसी को अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की प्रक्रिया क्या होती है? तबले पर, ढोलक पर आप हाथ मारते हैं, उसकी झिल्ली कंपन करती है, जो पार्टिकल्स तबले के अंदर हैं वो वाइब्रेट किए, उनके अंदर से ध्वनि उत्पन्न हुई, वही ध्वनि आगे प्रोपगेट करती चली गई। वही चीज बिल्कुल हम लोगों के कान में भी है। कान में भी होती है झिल्ली, पतली झिल्ली, बहुत सेंसिटिव। लोग अक्सर क्या करते हैं, अक्सर कान खोदने लगते हैं। किसी भी चीज, तीली पड़ी हुई है, बड्स पड़ी हुए हैं, उसी से खोदने लगते हैं। ये बहुत डेंजरस होता है। वजह क्या है? एक पतली सी झिल्ली है, जैसे तबला है, ढोलक है, ढोलक में एक छोटा सा छेद कर दीजिए। जब ढोलक में एक छोटा सा छेद कर देंगे और फिर उसके बाद ढोलक को बजाइए, क्या साउंड उतना अच्छा क्लियर होगा या फिर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि झिल्ली वाइब्रेट अब नहीं कर पा रही। वही चीज आपके कान में होता है, कान की झिल्ली। बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं सड़क के किनारे और कान साफ कराने लगते हैं। तो ये क्या है? ये बहुत डेंजरस चीज है। डेंजरस चीज इसलिए है कि अगर आपके कान की झिल्ली जो आपकी है वो अगर डैमेज हो गई किसी वजह से, तो यही रेजोनेंस की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी आपके कान से। और जब झिल्ली काम करना बंद कर देती है या इस तरह से कंपन करना बंद कर देती है, तो उसी को कहते हैं इंपेयर्ड हो गया आदमी, बहरा हो गया। तो आदमी बहरा हो जाता है, इसके मतलब उसको सुनाई नहीं पड़ता है। फिर जोर से आप बोलते रहिए, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके कान की झिल्ली वाइब्रेट ही नहीं कर रही है। और जब आपकी कान की झिल्ली, जब हमने कोई चीज बोला, ये कण डिस्टर्ब हुए, एक ने दूसरे को किया, दूसरे ने तीसरे को किया, तीसरे ने चौथे को किया, और ये आपके कान की झिल्ली पे जाके पड़े, इन्होंने प्रहार करना शुरू किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? झिल्ली कंपन करने लगती है आपके कान की। और क्या बोला जा रहा है वो माइंड परसीव कर लेता है, कैच कर लेता है फौरन कि हाँ क्या चीजें बोल रही। तो सारी चीज क्या होता है? माइंड से, दिमाग से। आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये सब कैसे है? माइंड से। तो क्या बोला जा रहा है, उस पर आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये सब माइंड से। माइंड अगर आपका काम करना बंद कर देगा तो आपकी सारी जितनी भी ऑर्गन्स हैं वो भी वर्क करना बंद कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपके कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सेंस काम ना कर रहा हो, जैसे पागल व्यक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, सेंस काम नहीं कर रहा है। अब उससे आप कुछ भी बोलिए, 10 बात बोलेंगे, एक बात सुनेगा, 9 बात नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उसका माइंड आपकी बातों को कैच नहीं कर रहा है। उसके कान में बातें पड़ रही हैं लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि माइंड उसका काम नहीं कर रहा है। सारा काम, चाहे आप बोल रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, चाहे चल रहे हो, जितनी चीजें हैं वो सब माइंड करता है। जब तक माइंड आपका सही है तब तक आपकी सारी चीजें सही होंगी। आप सुनेंगे भी, आप दूसरे की बातों का रिस्पॉन्स भी करेंगे। नहीं होगी, नहीं अगर माइंड काम कर रहा है तो ना तो आप सुनेंगे, ना जो है आपके कोई रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये जो है चीज किससे होती है? सब माइंड से होती है। तो हम लोगों की जो कान की झिल्ली होती है वो भी इसी तरह से वर्क करती है। और रेजोनेंस की प्रक्रिया, जैसे अभी हमने आपको बताया कि कोई भी वस्तु
जितनी आवृत्ति की होती है उतनी आवृत्ति से अगर हिलने लगे तो अपने आप ध्वनि क्रिएट होती है, साउंड निकलती है। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स कैसे देख सकते हैं, जैसे एक ब्लेड ले लीजिए, ब्लेड है, ब्लेड का एक कोना पकड़िए, दूसरे कोने को प्लग करिए तो आप देखेंगे आवाज होने लगी। या कभी कभी आप देखते होंगे, अक्सर क्या होता है, अब तो खैर घरों में इन्वर्टर लग गया, पहले इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, लाइट चली जाती थी, सुबह सुबह सो रहे हैं, सुबह सुबह लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो कभी कभी क्या होता था कि कोई मच्छर है, मक्खी है, वो डिस्टर्ब करने आपको आ जाती थी। अब वो बार बार डिस्टर्ब कर रही है, अब वो मक्खी आएगी कान पे, भिन 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 की आवाज निकालती है, या मच्छर भिन भिनाने की आवाज निकालता है। तो ये भिन भिन की आवाज कैसे हो रही है, ये कैसे क्रिएट हो रही है? उसके पर से, जिस फ्रीक्वेंसी का उसका पर है उस फ्रीक्वेंसी से वो अपने पर को हिला रहा है, और पर के हिलाने की वजह से क्या है, कम जो है आपके एक तरह से अनुनाद की प्रक्रिया हो रही है, रेजोनेंस की प्रक्रिया, जिसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो अनुनाद की प्रक्रिया क्या है, कोई भी वस्तु अपनी प्राकृतिक आवृत्ति से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर कंपन करने लगे, वाइब्रेशन करने लगे, तो उसके अंदर से ध्वनि उत्पन्न होगी। इसी प्रक्रिया को रेजोनेंस कहते हैं, और यही है साउंड का क्रिएशन। तो जब हम कोई चीज बोलते हैं तो वो क्या है, साउंड। तो जैसे से हम बोल रहे हैं तो एक कण दूसरे कण को भी डिस्टर्ब करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। जिधर ऊर्जा जा रही है, साउंड एनर्जी जा रही है, उधर ही जो है आपके एक तरह से कण भी जा रहा है। तो इसलिए ये अनुदैर्घ्य तरंग हुआ। तो अनुदैर्घ्य तरंग किसका उदाहरण हुआ, जैसे आपके एक तरह से ये उदाहरण कैसा हुआ, ये उदाहरण हुआ आपके साउंड का। तो साउंड वेव्स इनको हम लोग कहने लगते हैं, और साउंड जो है आपके इस तरह से प्रोपेगेट करती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जितने भी जो आपके अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं उसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल एक जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है साउंड। फिर आइए जैसे अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल क्या है या किस तरह से एग्जाम्पल देते हैं, तो एक दो चीज पहले अगर हम लोग और डिफाइन कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे वेव्स है, वेव्स को पहले अभी हम लोग जो है आपके फिर से एक बार डिफाइन कर लेते हैं। जैसे एक वेव हमने बनाई, मानिए यहां तक 1 सेकंड लगा, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या डिनोट करते हैं, समय को या दूरी को, डिस्टेंस। और वाई एक्सिस पर किसको करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को, कण कितना विस्थापित हुआ वो वाई एक्सिस पर आपके होता है। जैसे टाइम भी और डिस्टेंस दोनों को जो है डिनोट किया जाता है। तो जैसे मान ली टाइम मान लें 1 सेकंड लिया, 1 सेकंड, यहां से यहां तक ध्वनि जो पहुंची वो 1 सेकंड में पहुंची। कितनी बार कंपन किया वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन किसको कहते हैं, जब कोई कण, जब कोई वेव्स अपने प्रारंभिक अवस्था से मूव करके आपके फिर से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, बाईं ओर जाए, दाहिनी ओर जाए और फिर उसके बाद वापस आ जाए, ये एक कंप्लीट वेव कहलाई यहां पे। फिर ये दूसरी वेव हो गई, ये तीसरी वेव हो गई, ये चौथी वेव हो गई। इसके मतलब कि इस वेव ने 4 बार कंपन किया है 1 सेकंड में। तो एक बार कंपन, एक ऑक्सीलेशन, दूसरा ऑक्सीलेशन, तीसरा ऑक्सीलेशन, तीसरा, चौथा ऑक्सीलेशन। तो इसलिए इकाई समय में, अब देखिए डेफिनेशन क्या है, इकाई समय में किसी तरंग के द्वारा किए गए कंपनों की संख्या को, वाइब्रेशंस को या ऑक्सीलेशंस को क्या कहा जाता है, उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये 1 सेकंड में यहां पहुंच रही है और 1 सेकंड में कितनी बार कंपन कर चुकी, 4 बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 4 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज हो गई। अब देखिए यहां पे अगर आप देखें तो हम दूसरी एक वेव बनाते हैं, एक और वेव बनाते हैं। ये रेड वाली वेव है। अब देखिए इसकी एक तरंग ये है, जबकि ब्लैक वाले की एक तरंग कितनी थी, यहां से यहां तक थी।
ये ब्लैक वाले की तरंग, एक तरंग की डिस्टेंस थी, एक तरंग यहां से ऐसे चल रही थी ये, और जबकि रेड वाली यहां से यहां तक आई है। एक तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ, वेव की लेंथ, तो तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसकी वेवलेंथ जो है आपके ये हुई लैम्डा। तो आप देख रहे हैं ब्लैक वाले की वेवलेंथ ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 हर्ट्ज। रेड वाले की वेवलेंथ थोड़ी सी है, कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी देख लें, फ्रीक्वेंसी मतलब ये भी यहां पर 1 सेकंड में पहुंच रही है, लेकिन कितनी बार कंपन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। इसके मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 11 हर्ट्ज। तो सिर्फ हम इतनी चीज आपको दिखाना चाहते हैं डायग्राम के थ्रू कि जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो ये जो आपकी वेवलेंथ है, तो ये वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होगी, जबकि वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो कम होगी। तो लॉन्ग वेव्स लो फ्रीक्वेंसी, एल याद रखिए, लॉन्ग वेव्स लो फ्रीक्वेंसी, इसके मतलब बड़ी तरंग दैर्घ्य होगी तो छोटी आवृत्ति होगी, और शॉर्ट वेव्स तो हाई फ्रीक्वेंसी, तो शॉर्ट वेव में हाई फ्रीक्वेंसी होगी और लॉन्ग वेव्स में लो फ्रीक्वेंसी होगी। तो लॉन्ग वेव्स लो फ्रीक्वेंसी का होता है और शॉर्ट वेव जो है आपके ये होता है आपके हाई फ्रीक्वेंसी का। अब देखिए पृथ्वी की सतह में, अब धीरे धीरे देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, अर्थक्वेक तब समझ में आएगा जब आपको ये पूरा वेव्स का चैप्टर क्लियर हो। तो अब हमने अभी आपको बताया कि पृथ्वी में अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स क्रिएट होता है, पिघला पदार्थ क्रिएट हुआ। अब पिघला पदार्थ चारों ओर दिशाओं में ऊर्जा को लेकर के भागेगा। जब अंदर की ओर जो तरंगे जा रही हैं वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर होना चाहिए। वजह यह है कि जैसे जैसे तरंग अंदर की तरफ जाएगी, आप देखेंगे कि तरंग के अंदर जाने पर हर तरंग अंदर नहीं जा सकती, वही तरंग जा सकती जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी जो है आपके उसकी क्वालिटी हो, प्रॉपर्टी हो। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ आने का मतलब, पृथ्वी की सतह की तरफ निकलने का मतलब क्या है, हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर आ रही, लेकिन अंदर की तरफ जाने का मतलब फर्दर हाई प्रेशर में जा रही है। हाई प्रेशर में जाने का मतलब कि फिर उसके पास कुछ अलग से एक्स्ट्रा जो है आपके वो होना चाहिए। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें होती हैं, जिनके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, भले ही एनर्जी कम है, इनके पास एनर्जी कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से जो आपके पेनिट्रेशन पावर होता है वो ज्यादा होता है। जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज्यादा जो है आपके पेनिट्रेशन पावर होगा। जैसे आपने देखा होगा ड्रिल है, ड्रिल दीवारों में छेद करते हैं हम लोग ड्रिल से। उस मशीन में अगर मान लीजिए कि पावर ठीक से नहीं आ रहा है, अब वो धीरे धीरे घूम रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके ठीक से ड्रिल नहीं होगा। लेकिन फुल पावर आ रहा है और तेजी से घूम रहा है, वाइब्रेशन ज्यादा है, तो आप देखेंगे जल्दी पेनिट्रेट कर देगा। तो पेनिट्रेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, पेनिट्रेशन डिपेंड करता है वाइब्रेशन पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो जिस तरह की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसका ज्यादा जो है आपके पेनिट्रेशन होता है। तो जो हाई जो है आपके फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें होती हैं वही अंदर जा सकती हैं, जबकि लो फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें चारों ओर दिशाओं में जा सकती हैं। तो चारों ओर दिशाओं में ये तरंगें आपके जाती हैं, जो कि आपके इस तरह से होंगी, जो चारों ओर दिशाओं में कौन सी आएंगी, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें चारों ओर दिशाओं में जाती हैं, और लो फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें जो होंगी वो सिर्फ ऊपर जाएंगी, अंदर नहीं जाएगी। तो ये जो है आपके एक तरह से जो है तरंगें हो जाती हैं जो इस तरह से मूव करती हैं। अब इसको फर्दर देखिए हम लोग कैसे करें या किस तरह से जो है इसको डिफाइन करें। तो अब देखिए अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ, पहले दो तरह से हमने यांत्रिक तरंगों को बांटा, अब हमने दो तरह से और बांट दिया।
दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली तरंग और लघु तरंग दैर्घ्य वाली तरंग, शॉर्ट वेवलेंथ और हाई वेव जो है आपके लॉन्ग वेवलेंथ वाली तरंग, या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं। तो वो अब बात आती है अनुदैर्घ्य तरंग की। पहले अनुदैर्घ्य तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग वो तरंगें होती हैं जो ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यम में जाती हैं और इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, कोई भी अगर पिघला हुआ क्षेत्र होगा तो उसके अंदर भी पेनिट्रेट कर जाएंगे। इसलिए पृथ्वी की सतह से ये चारों ओर दिशाओं में चलती हैं। अनुदैर्घ्य कौन सी चलेगी? अनुदैर्घ्य जो कि उच्च आवृत्ति वाली है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली है उसी को पी तरंग कहते हैं। अब पी तरंग है क्या, ये अभी हम बता रहे हैं। अब अनुदैर्घ्य तरंग वही क्या होगी? चारों ओर दिशाओं में जाएगी। तो पी तरंग चारों ओर दिशाओं में गई, ये पी तरंग हो गई। इसी तरह से अनुदैर्घ्य तरंग जो एक तरह से लो फ्रीक्वेंसी वाली है, इसको अगर हम लोग देखें तो अनुदैर्घ्य तरंग जो आपके लो फ्रीक्वेंसी वाली है उसकी बात अगर हम करें तो ये कौन सी तरंग होगी या किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे? तो अभी हमने सिर्फ उच्च आवृत्ति वाली कही है। तो लो फ्रीक्वेंसी होने का मतलब हमने आपको कहा सिर्फ ऊपर आएगी, अंदर नहीं जाएगी। तो अभी हमने क्या है, इसको छोड़ दिया है, अभी सिर्फ हाई वाली को लिया है जो पी तरंगें डिफाइंड हुई है। अब आ जाइए ट्रांसवर्स वेव पे। ट्रांसवर्स वेव हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है इसलिए चारों तरफ जाएंगी, और ट्रांसवर्स वेव है ये भी चारों तरफ जा रही हैं। इनको हमने नाम दे दिया एस तरंगों का, ये एस तरंगे हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो आपके उच्च आवृत्ति वाली हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाली हैं, उनको एस वेव्स कह रहे हैं। और अनुप्रस्थ तरंग जो लो फ्रीक्वेंसी वाली है इनको फिर छोड़ दिया। जैसे अनुदैर्घ्य के लो जो है आपकी फ्रीक्वेंसी वाली तरंग को छोड़ दिया, अनुप्रस्थ के भी लो फ्रीक्वेंसी वाली तरंग को अभी हमने डिस्कार्ड कर दिया है। अभी सिर्फ हमने लिया है उच्च आवृत्ति वाली अनुदैर्घ्य तरंग, जिसको हमने पी तरंग कहा, चारों ओर दिशाओं में जाएगी। क्यों? हाई फ्रीक्वेंसी है, कैपेबिलिटी है इसकी कि कम जो है आपके एक तरह से प्रेशर की तरफ भी जा सकती है, हाई प्रेशर की तरफ जा सकती है। फिर उच्च आवृत्ति वाली हाई फ्रीक्वेंसी वाली अनुप्रस्थ तरंग, उच्च आवृत्ति होने का मतलब चारों ओर दिशाओं में जाएगी। अनुप्रस्थ होने का मतलब यह होता है ये ठोस माध्यम में चलती है, द्रवी माध्यम में या तो एब्जॉर्ब होने लगती है या परावर्तित हो जाती है। अब इसकी प्रॉपर्टी अंदर अभी हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो अब जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंग हो गई जो कि इस तरंग के नाम से जानी गई। और बाकी जितनी लो फ्रीक्वेंसी वाली, चाहे अनुदैर्घ्य तरंग है चाहे अनुप्रस्थ है, इसी को छोड़ा है हम लोग ने दो तरंगों को तो लो फ्रीक्वेंसी वाली दोनों तरंगें, या आप कह सकते हैं ये सभी आंतरिक तरंगें लो फ्रीक्वेंसी वाली, वो एल तरंग के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से हमने तरंगों को कितना पार्ट में बांट दिया? 3 पार्ट में। तो उच्च आवृत्ति वाली अनुदैर्घ्य तरंग पी तरंग हो गई, उच्च आवृत्ति वाली अनुप्रस्थ तरंग एस तरंग हो गई, और उच्च निम्न आवृत्ति वाली दोनों तरंगे या यांत्रिक तरंगे, कंप्लीट यांत्रिक तरंगे, जिसमें दोनों तरंगे आ जाएंगी। तो लो फ्रीक्वेंसी वाली सारी तरंगे जो आपके अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ होती हैं वो सब क्या होती हैं? एल वेव्स के नाम से जानी जाती हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आ रहे हैं इसमें फाइनली, अब इस पे इस तरह से वर्क कर सकते हैं कि हमने पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग का नाम लिया। ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली है, हाई फ्रीक्वेंसी है, और लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्घ्य है। ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ये अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्स है, और एल जो है लो फ्रीक्वेंसी है, और अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ दोनों है, या आंतरिक तरंग सीधे सीधे कह दिए, सभी आंतरिक तरंगे लो फ्रीक्वेंसी वाली, वो एल तरंगे आपके हो जाएंगी। अब अगर हम डायग्राम को बनाएं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये पृथ्वी है, यहां पर अंदर पिघला पदार्थ है, यहां पिघला हुआ पदार्थ है, सपोज कर लीजिए ये पिघला पदार्थ है। अब यहां से अगर हमने कहा कि ये है जहां पे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा डेवलप हुई है,
ये ऊर्जा जा रही है। अब देखिए एस तरंग, पी तरंग की पहले बारी, हाई फ्रीक्वेंसी है, चारों ओर दिशाओं में जाएगी, पिघला हुआ क्षेत्र आ जाएगा, उसको भी भेदती हुई चली जाएगी। ये ब्लैक वाले कलर से, ब्लैक कलर से हम पी तरंगों को दिखा रहे हैं, चारों ओर दिशाओं में जाएगी। तो ये क्या है, ये पी वेव्स है। चारों ओर दिशाओं में क्यों जा रही है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी है। पिघले हुए क्षेत्र को भी भेदती हुई चली जा रही है, ठोस द्रव सभी माध्यम में चल रही है। तो सभी माध्यम में चलने का मतलब क्या हुआ, ठोस द्रव सभी माध्यम में क्यों चल रही है, क्योंकि अनुदैर्घ्य है, लॉन्गिट्यूडनल है, तो इस वजह से चारों ओर दिशाओं में जा रही है। अब देखिए, अब हम दूसरी तरंग को लेते हैं, एस तरंग। एस तरंग के लिए मानिए हमने ब्लू कलर चूज कर लिया, ये ब्लू कलर वाली तरंग है। ये तरंग जो है ये एस तरंग के नाम से जानी जा रही है। ये एस तरंग है। चारों ओर दिशाओं में हमने क्यों भेजा इसको, क्योंकि ये भी हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें, हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें हैं एस तरंग, और अनुप्रस्थ हैं, ट्रांसवर्स हैं। अनुप्रस्थ होने का मतलब क्या हुआ, ठोस माध्यम में तो चलेंगी, पिघला हुआ क्षेत्र आएगा तो उसमें या तो क्या हो जाएंगी, इसी में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, यहीं पर खत्म हो जाएंगी, सारी एनर्जी यहीं पर छोड़ देंगी, इसी में एब्जॉर्ब हो गई, इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, या इसकी सतह से परावर्तित हो जाएंगी, या एनर्जी ज्यादा है तो परावर्तित हो जाएगी, तो एनर्जी यहीं से परावर्तित हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो अनुप्रस्थ की टेंडेंसी क्या होती है, ट्रांसवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने चारों ओर दिशाओं में क्यों भेजा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वाली थी। और ट्रांसवर्स क्यों है, ट्रांसवर्स की वजह से क्या हुआ, ठोस माध्यम में तो जा रही है, जैसे ही पिघला हुआ क्षेत्र आएगा उसमें या तो अपनी सारी एनर्जी खो देगी, और या फिर जो है आपकी जो एनर्जी बची रहेगी कुछ मात्रा में ट्रांसफर हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो कुछ एनर्जी का पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ एनर्जी का पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इसलिए एस तरंगे उन तरंगों को कह दिया गया। और लास्ट में आया एल तरंग। अब एल तरंग की बात है, लो फ्रीक्वेंसी है। लो फ्रीक्वेंसी अब अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ ऊपर रहेगी। मान लीजिए सपोज कर लिया हमने इसको रेड कलर से शो किया, तो ये सब क्या है, ये सब ऐसी तरंग है जो सिर्फ जो है ऊपरी भाग में ही जाएगी, जो केंद्र जहां से डेवलप हो रहा है उसके ऊपरी भाग में, अंदर नहीं जाएगी। ये तरंगे क्या है, ये एल वेव्स के नाम से जानी जाती है। तो एल वेव्स अंदर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी वाली है। लो फ्रीक्वेंसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा नहीं, इसलिए ज्यादा प्रेशर की तरफ नहीं जा सकती लो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से। और ये अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों है, तो ऐसी कंडीशन में लो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से सिर्फ ऊपर ही जा रही है, तो इसलिए ऊपर ठोस हो या द्रव हो, कुछ भी माध्यम हो, इसी के अंदर जो है ऊपरी भाग की तरफ ही चलेगी, अंदर की ओर कभी नहीं जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ने कैसे डिफाइन किया पीएसएल तरंग को। तो पीएसएल तरंग जो है आपके ऐसी तरंगे हैं जो एक तरह से ऐसे स्थान जहां पे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, यहां से ऊपर की तरफ भागती हैं, और ये तरंगे ऊपर की तरफ सतह की तरफ जाएंगी, और ये सतह की तरफ जाने वाली तरंगे जो होती हैं सतह की तरफ भी जाएंगी, चारों ओर दिशाओं में जाती हैं, अंदर भी जाती हैं। तो वो तरंगे जो चारों ओर दिशाओं में जाती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं, और जो सिर्फ ऊपर की सतह पे आती हैं वो लो फ्रीक्वेंसी होती है। चारों तरफ आने वाली तरंगे, इसके मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे जो अनुदैर्घ्य तरंग है, जो ठोस द्रव गैस सभी माध्यम में चलती है, वो ध्वनि तरंग या फिर आप अनुदैर्घ्य तरंग या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग ने पी तरंग कहा। एस तरंगे भी उच्च आवृत्ति वाली हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाली हैं, इसलिए चारों ओर दिशाओं में जा रही हैं, लेकिन ये पिघला हुआ क्षेत्र होने की वजह से यहां पर जो है आपके एक तरफ पिघली हुई अवस्था होती है, और इस पिघली हुई अवस्था के होने की वजह से यहां पर जो है आपके या तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी इसकी एनर्जी, या इसी की सतह से परावर्तित हो जाती है। ये एस वेव्स के नाम से जानी जाती है। और फिर एल वेव्स जो होती हैं ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी वाली है, इसलिए पृथ्वी की सतह की ओर ही जाएंगी, अंदर नहीं जा सकती, इसके अंदर क्षमता नहीं है, और ये सारी की सारी जो है आपके ऊर्जा लेकर के बाहर की तरफ निकलती है।
तो इस तरह से हम लोग ने डिफाइन किया पी, एस और एल तरंगों को। अब स्पेसिफिकली हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग स्पेसिफिकली पीएसएल को और विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। तो विस्तृत रूप में एक्सपेंड करके अगर हम लोग पढ़ें कि हाँ ये तरंगे किस तरह की होंगी या किस तरह से होती हैं, तो इसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जितनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं भूकंप के विषय में, तो वो किस जो है आपके साइंस के पार्ट में पढ़ रहे हैं, वो सीज्मोलॉजी में। ये क्या है, सीज्मोलॉजी का पार्ट। सीज्मोलॉजी क्या है, भूकंप विज्ञान जिसको हिंदी में कहते हैं। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग भूकंप या भूकंप के विषय में अध्ययन करते हैं, तो ऐसे विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं, भूकंप विज्ञान, या उसी को हम क्या कहते हैं, सीज्मोलॉजी। और पीएसएल तरंगें जो चारों ओर दिशाओं में जा रही हैं, ये जितना भी आपका जो क्षेत्र है, ये आपके एक तरह से डिफाइन कैसे हो रहा है या किस तरह से डिफाइन होगा, तो ये जितनी भी आपकी तरंगें उत्पन्न हुई, इनको कहा जाता है भूकंपी तरंगें, या इसी को कहते हैं हम सीज्मिक वेव्स। तो भूकंपी तरंगें, क्योंकि देखिए सीज्मल शब्द किसको प्रदर्शित कर रहा है, अर्थक्वेक को। जहां अर्थक्वेक की बात आती है तो सीज्मल शब्द आता है। तो जब हम सीज्मोलॉजी कह रहे हैं, सीज्मोलॉजी मतलब भूकंप विज्ञान, तो स्टडी ऑफ सीज्मल्स जिसको हम लोग कहेंगे, या स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, तो ये जो है आपके एक तरह से सीज्मोलॉजी हो गई। इसी तरह से जब हम भूकंपी तरंग कहेंगे तो हम अर्थक्वेक वेव्स नहीं कहेंगे। भूकंपी तरंगें क्या क्या होती हैं, सीज्मिक वेव्स। तो यही क्या हो जाती हैं, आपकी सीज्मिक वेव्स हो जाती हैं। तो ये सीज्मिक वेव्स के रूप में जानी जाती हैं, और इनको अभी हम लोग ने डिफाइंड किया किसमें, पीएसएल तरंगों में। तो पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। जबकि इसके आगे भी तरंगे हैं जिसको अभी हम लोग फर्दर डिफाइंड करेंगे। तो अब यहां पर बात आती है पीएसएल वेव्स होती क्या है, या किस तरह से आप डिफाइंड होती हैं, या किस तरह से इनको डिफाइंड किया जाता है। तो पी तरंगों को जैसे हम लोग डिफाइन करें, तो जैसे हमें पता है कि पी तरंगे क्या है, पी तरंगे उच्च आवृत्ति वाली, हाई फ्रीक्वेंसी की अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अनुदैर्घ्य तरंग में अभी हमने आपको बताया जिस दिशा में ऊर्जा जाती है उसी दिशा में जो है आपके कण जाते हैं। इसके मतलब पार्टिकल्स को धक्का देती हुई आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो ये जो आपके पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स है, अगर मान लीजिए ये पीछे से धक्का आ रहा है, तो ये धक्का आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, और धक्का क्या करता है, कणों को और पास पास ले आता है। तो जब कण पास पास आ जाते हैं, इसी को कहते हैं कंप्रेशन की कंडीशन। ये कंप्रेशन हो गया। और जबकि कण ये धक्का जब आगे निकल जाता है, तो पीछे वाले कण ज्यादा जो है आपके स्पेस में आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से जो है आपके ये मिलकर के बनती हैं तरंगें। तो जैसे से कण आगे की तरफ धक्का देते हुए चले जा रहे हैं, तो ऊर्जा जैसे से आगे जा रही है, कण एक दूसरे को आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं, उसी दिशा में चल रहे हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंग हुई। तो ये अनुदैर्घ्य तरंगें जो आपके होती हैं, ये ही ध्वनि तरंग के रूप में जानी जाती है। और क्योंकि कणों को धक्का देते हुए आगे चल रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पुश वेव्स। तो पी तरंग को क्या कहेंगे, धक्कादार तरंग। तो इसको पुश वेव्स के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि यही जो है आपकी ध्वनि उत्पन्न करती हैं, साउंड क्रिएट करती हैं, इसलिए पी वेव्स को क्या कहा जाता है, साउंड वेव्स। इनको ध्वनि तरंग भी कहा जाता है। और जिस जगह पे एनर्जी क्रिएट हुई है, एनर्जी जनरेट हो रही है, जहां पे यहां से तरंग बन करके एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो है आपके वेव्स, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और सबसे पहले पी तरंगें बनती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, सबसे तेज गति से भागती हैं पृथ्वी की सतह की तरफ। और ये जो है 13.2 से 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की स्पीड रखती है। और ये जो है आपके इतनी तेज स्पीड से होती है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इसीलिए क्योंकि इनकी उत्पत्ति, ओरिजिनेशन, जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सबसे पहली जो आपके एक तरह से तरंग उत्पन्न होगी वो अनुदैर्घ्य होगी, और हाई फ्रीक्वेंसी वाली वही चलना शुरू करेगी सबसे पहले। तो इसलिए पी तरंगे सबसे पहले चलना शुरू करती हैं, सबसे पहले इनकी उत्पत्ति होती है, तेज गति होने की वजह से पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं, और
सबसे पहले पहुंचने की वजह से भूकंप की शुरुआत यही करती हैं, या कह सकते हैं कि भूकंप का पहला झटका जो आता है, फर्स्ट ट्रेमर जो होता है, वो आपके इस पी तरंगों की वजह से होता है। इसलिए पृथ्वी की सतह पर पहला झटका भूकंप का यही दे रही हैं, भूकंप की शुरुआत यही कर रही हैं, इनकी उत्पत्ति भी सबसे पहले हो रही है और सबसे तेज गति से चलने की वजह से ये पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले भी पहुंच रही है। इसीलिए इन तरंगों को प्राथमिक तरंग के नाम से भी जाना जाता है, इनको प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। तो प्राइमरी वेव्स क्यों कहा गया? क्योंकि सर्वप्रथम इनकी उत्पत्ति होती है, सबसे पहले ये जो है आपके ऊर्जा लेकर के भागती है, तेज गति है, सर्वाधिक तेज गति है, जो 13.2 से 13.8 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड हो जाती है, 7 से 8, 13.7 से 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड मैक्सिमम स्पीड होती है। और इस स्पीड से भाग करके ये पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं और सबसे पहले भूकंप की शुरुआत करती हैं, एनर्जी सबसे पहले पहुंचती है, भूकंप का पहला झटका इन्हीं की वजह से आता है। इसीलिए इन तरंगों को क्या कहा जाता है? प्राइमरी वेव्स। तो पी वेव्स हम लोग ने देखा, पी वेव्स क्या थी? पी वेव्स को हम लोग ने पुश वेव्स भी कहा, इन्हीं को हम लोग ने ध्वनि तरंग भी कहा, साउंड वेव्स भी कहा, और इन्हीं को हम लोग ने प्राथमिक तरंग के नाम से भी जाना। तो इसलिए तो पी वेव्स के विषय में हम लोग ने ये सारी बातों को पढ़ा। अब देखिए आता है एस वेव्स। एस वेव्स क्या है? एस वेव्स किसको कहा गया था? एस वेव्स जो है आपके एक तरह से शॉर्ट में कहा जाता है, आपके जैसे प्राइमरी वेव्स को पी वेव्स कह दिया जाता है शॉर्ट में, वैसे ही एस वेव्स जो होती हैं ये क्या है? ये एक तरह से सेकेंडरी वेव्स का शॉर्ट फॉर्म है, द्वितीयक तरंग। अब द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी वेव्स इनको क्यों कहा जाता है? इसको अगर हम लोग देखें तो सेकेंडरी वेव्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एस तरंगे जो आपकी होती हैं ये उच्च आवृत्ति वाली, हाई फ्रीक्वेंसी वाली एस तरंगे होती हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो है आपके एक तरह से अनुप्रस्थ तरंग, जो आपके ट्रांसवर्स वेव होती है, वही एस वेव्स कहलाती हैं। अब ये एस वेव्स एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर हो रही हैं तो ट्रांसवर्स होने की वजह से, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से चारों ओर दिशाओं में जा रही हैं, ये अंदर भी जा रही है, बाहर भी जा रही है, लेकिन हमने आपको बताया कि ये तरंगे क्योंकि ट्रांसवर्स हैं तो अनुप्रस्थ तरंग की प्रॉपर्टी क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग की प्रॉपर्टी होती है कि ये तरंगे ठोस माध्यम में तो चलती हैं, द्रवी या लिक्विड मीडियम में ये क्या होने लगती हैं? ये एब्जॉर्ब होने लगती हैं, इनकी एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगती है, और या फिर जो है आपके एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो थोड़ी बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, थोड़ी बहुत एनर्जी जो बचती है उसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इसलिए एस तरंगों का एब्जॉर्प्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है एस्थेनोस्फीयर में, पिघले हुए मंडल में। तो ये एस वेव्स होती हैं, और ये एस वेव्स जो होती हैं एक तरह से ये कहा जाए कि इनको जल के समतुल्य तरंगे कहा जाता है, जली तरंग, तो वाटर रिपल्स के नाम से जाना जाता है। अब जैसे यहां तरंग वर्ड आया, तो तरंग का हमेशा मतलब वेव्स नहीं होता है, जल में उठने वाली जो छोटी तरंगे होती हैं उनको वाटर रिपल्स कहा जाता है। तो हिंदी में तरंग ही कहेंगे लेकिन इंग्लिश में उसको रिपल्स बोलेंगे। तो वाटर रिपल्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि पानी में आपने कहीं पर ईंटा फेंक दिया, रुके हुए पानी में, तालाब में, गड्ढे में पानी भरा हुआ है और उसमें आपने ईंटा फेंक दिया। जब ईंटा फेंक देंगे तो आप देखेंगे तेजी से कुछ तरंग बाहर की ओर इस तरह से भागती है, इस तरह से जो है आपके आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो जितनी भी आपकी इस तरह की तरंग होती है, ये आप देखेंगे कि ये जितनी भी आपकी ये तरंगे हैं ये बाहर की ओर भागती चली जाती हैं, और इनका जो प्रोपगेशन होता है, मूवमेंट होता है या फिर आगे बढ़ती हैं, तो वो किस तरह से बढ़ती हैं? ये इस फॉर्म में बढ़ती हैं, ट्रांसवर्स फॉर्म में। तो जो तरंगे आप देखते हैं कि ट्रांसवर्स फॉर्म में आपने पढ़ा था कि ऊर्जा जिस दिशा में जाती है उसके लंबवत दिशा में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है इसका जो है आपके कणों का विस्थापन होता है। वही चीज जल में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जिस पानी में आप ईंटा फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उस पानी में मान लीजिए यहां पर कोई पत्ती पड़ी हुई है सूखी हुई, या कागज पड़ा हुआ है, या दफ्ती है जो तैर रही है, कोई ऐसी चीज जो तैरती हुई चीज हो, सूखी पत्ती मान लीजिए पेड़ से टूट करके तैर रही है। अब जैसे ही आप ईंटा मारेंगे आप देखेंगे ये तरंग तो बाहर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, ये इस तरह से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये पत्ती कहां जाएगी? ये पत्ती अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे होती रहेगी।
इसका मतलब ये ऊपर नीचे यहीं पर हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पत्ती कभी क्रस्ट के ऊपर आ जाएगी तो ऊपर चली आएगी, जब ट्रफ के नीचे आ जाएगी तो पत्ती नीचे चली आएगी। तो इसी के नीचे से ट्रफ और क्रस्ट गुजरती रहती है। तो ट्रफ और क्रस्ट के क्या कहा जाता है या किसको कहा जाता है? ये इसी को कहते हैं ट्रफ और क्रस्ट। तो बेस जो आपका ऊपर वाला पार्ट है वो ट्रफ कहलाता है, नीचे क्रस्ट, क्रस्ट ऊपर वाला और ट्रफ नीचे। तो क्रस्ट और ट्रफ से मिल करके ये बनती है। तो इसीलिए पत्ती ऊपर नीचे क्यों हो रही? क्योंकि आपको पता है कि जब ऊर्जा का स्थानांतरण किसी दिशा में होता है तो उसके लंबवत दिशा में कणों का विस्थापन होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्योंकि जो है आपके इसका विस्थापन होता है, इसलिए ऐसे हम कह सकते हैं कि जितनी भी आपकी जलीय तरंगे होती हैं, ये सारी की सारी जलीय तरंगे एस तरंगों या ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और ये जितनी भी आपके ट्रांसवर्स वेव्स हैं वही क्या होती हैं? एस वेव्स। तो आप जैसे जल में उठने वाली जो तरंगे हैं उनको समतुल्य मान सकते हैं एस तरंगों के। तो एस तरंगे समतुल्य हैं तो जलीय तरंगों के, इसीलिए इनको वाटर रिपल्स के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एस तरंगों को अगर हम देखें तो बेसिकली जो एस तरंगे हैं, एस तरंगों में एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है जैसे एस तरंगे चलती कैसे हैं या किस तरह से चलती हैं। इन तरंगों को प्रकाश तरंग की भांति तरंग कहा जाता है। लाइक लाइट वेव्स कहा जा रहा है। लाइक क्यों लगा हुआ है? क्या हम इनको लाइट वेव्स कह सकते हैं एस तरंगों को? तो एस तरंगों को हम प्रकाश तरंग नहीं कह सकते, लेकिन प्रकाश तरंग की भांति तरंग कह सकते हैं। फर्क क्या हुआ दोनों में? प्रकाश तरंग क्यों नहीं कह सकते? आपने पढ़ा है कि प्रकाश जो चलता है एक सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलने का मतलब क्या हुआ? क्या ये ऐसे चलता है? नहीं, आता तो ऐसे है लेकिन इसका मार्ग ये रहता है। जाता भी ऐसे है लेकिन इसका मार्ग ऐसे रहता है। प्रकाश सदैव, चाहे वो सूर्य का हो, चाहे वो बल्ब का हो, चाहे वो ट्यूबरॉड का हो, सीएफएल का हो, कोई भी प्रकाश हो, आपके हेलोजन्स का प्रकाश है, तो जितनी भी फोकस लाइट है उनका प्रकाश है, वो सारा क्या है? उन सब का जो प्रोपगेशन है वो इस पाथ पर होता है। और यही पाथ ट्रांसवर्स वेव का भी है। तो प्रकाश तरंगे क्योंकि इसी पाथ पर चलती हैं, भले ही चलती हैं स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं कि सीधे चलना, सीधी नहीं चलती, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। जो मार्ग होता है उनका पाथ जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स वेव की तरह स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ऐसा चली गई। तो क्योंकि इनका मार्ग, प्रकाश का मार्ग वही है जो ट्रांसवर्स वेव का है, इसलिए हम इसको प्रकाश तरंग की भांति तरंग कह रहे हैं। अन्यथा आप प्रकाश तरंग, जैसे हमने पी तरंगों को डायरेक्ट कह दिया साउंड वेव्स, तो क्या एस तरंगों को हम लाइट वेव्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रकाश तरंगे क्या है? प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं? किसी माध्यम की जरूरत नहीं, किसी कण की जरूरत नहीं, अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चली आएंगी। जैसे सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी है, पृथ्वी की तरफ चारों तरफ वायुमंडल है, वायुमंडल के बाहर निर्वात है, कुछ नहीं है, वैक्यूम है, कोई कण नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश चला आ रहा है पृथ्वी की सतह पर, किसी कण के सहारे नहीं। क्यों? क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रकाश है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, कण की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनको माध्यम की जरूरत नहीं है, जबकि एस तरंगों को माध्यम की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये यांत्रिक तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। इसलिए एस तरंगों को हम प्रकाश तरंग तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रकाश तरंग की भांति तरंग कहा जाता है, लाइक लाइट वेव्स। इसलिए क्योंकि इनका मार्ग वही है जो एस तरंगों का होता है। तो एस तरंगों का मार्ग और प्रकाश तरंगों का मार्ग सिमिलर है। इसी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये प्रकाश तरंगे होती हैं या प्रकाश तरंगे हैं। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो प्रकाश तरंग की भांति तरंग एस तरंगों को कहा जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनको द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी वेव्स क्यों कहा गया था? सेकेंडरी वेव्स इसलिए कहा गया कि इनकी गति जो होती है, ये जो है आपके नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की, 3.2 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की होती है।
और ये पी तरंगों के पश्चात एस तरंग पहुंचती हैं। तो पी बहुत तेज चलती थी, जो 13.2 से 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाती है, और ये क्या है, ये जो है आपके मैक्सिमम 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की स्पीड से चलती है। तो 3.2 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो एस तरंगों की स्पीड कम होती है ट्रांसवर्स वेव्स की, और अनुदैर्ध्य तरंगों की स्पीड ज्यादा होती है। तो अब जब पी तरंगे ऊर्जा लेके पहुंच जाती हैं तब एस तरंगे पहुंचती हैं, लेकिन पी तरंगों से ज्यादा ऊर्जा एस तरंगों के पास होती है, बच जाती है। क्यों ऐसा होता है, आगे चल करके अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिर जब एस तरंगे ऊर्जा पहुंचाती हैं तो ऊर्जा और बढ़ जाती है पृथ्वी की सतह पर। जब ऊर्जा और बढ़ जाती है, वाइब्रेशन और बढ़ जाता है। इसलिए जो भूकंप के अगले झटके होते हैं, दूसरे झटके होते हैं, सेकंड ट्रेमर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ज्यादा जो है आपके एक तीव्रता वाले होते हैं, इंटेंसिटी उनकी ज्यादा होती है। तो उनकी तीव्रता, इंटेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा पाई जाएगी, क्योंकि यही एस तरंगे जो हैं ये ऊर्जा को बढ़ा रही हैं, वाइब्रेशन को बढ़ा देती हैं। और ये जो आपके एक तरह से तरंगे हैं, इन तरंगों को अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली ये पृथ्वी की सतह पर भूकंप की तीव्रता को बढ़ा देती है। भूकंप की तीव्रता बढ़ जाती है एस तरंगों के पहुंचने पे, लेकिन एस तरंगे तब पहुंच रही जब पी तरंगे पहुंच चुकी हैं। इसलिए पी तरंगों के पश्चात इनकी उत्पत्ति भी होती है, ओरिजिनेशन भी सेकंड स्टेज में होता है। तो एस तरंगों की उत्पत्ति भी सेकंड स्टेज में हो रही है, पहुंच भी पृथ्वी की सतह पर जो है आपके रही है। और भूकंप की शुरुआत पी तरंगों ने कर दी थी, एस तरंगों के आने से भूकंप की तीव्रता बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए एस तरंगों को द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। अब बात यह आती है कि जो तरंगे हैं, इन तरंगों के पहुंचने से क्या हुआ, भूकंप की तीव्रता बढ़ गई। जब तीव्रता बढ़ गई तो इंटेंसिटी बढ़ जाने से भूकंप का कंपन ज्यादा होने लगता है। अब जब ज्यादा कंपन होने लगेगा, अब यहां से भूकंप के द्वारा होने वाला विनाश का आधार बनने लगेगा। लेकिन इस तरंगों के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि भूकंप का विनाश करें। हां, पृथ्वी की सतह पर विरूपण करती हैं, डिस्टॉर्शन करती हैं। तो डिस्टॉर्शन किस तरह से करती हैं कि इनके पहुंचने पर भूकंप की तीव्रता इतनी हो जाएगी कि दीवारों में दरारें या क्रैक्स जो है डेवलप कर देंगी। इसी तरह से जो प्लास्टर होता है वो उखड़ने लगता है, जमीन फटने लगती है, दरार उत्पन्न होने लगती है जमीन की, या जमीन कहीं पर ऊंची हो जाएगी, कहीं पर धंस जाएगी। इस तरह की चीजें होती हैं। अर्थात ये डिफरेंट आकृतियों में परिवर्तन करती हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि आकृति जब बदलती है तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्ट होना। डिस्टॉर्ट शब्द क्या होता है, आकृति में चेंज हो जाना। जैसे मान लीजिए कि आपका ये मार्कर है, इसको पकड़ के हमने मोड़ दिया, टेढ़ा हो गया, तो हमने कहा कि ये डिस्टॉर्ट हो गया, अपने शेप से चेंज हो गया। तो पृथ्वी की सतह पर इस तरंगे पहुंच करके जो है आपके भूकंप का विनाश तो नहीं कर रही है, विनाश का आधार बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। क्रैक्स डेवलप करना शुरू कर दिया, आपके पपड़ियां उखाड़ना शुरू कर दिया, जमीन का ऊंचा नीचा करना शुरू कर दिया। इसीलिए इन तरंगों को एक और नाम दिया गया, इन्हें कहा जाता है विध्वंसक तरंग, डिस्टॉर्शनल वेव्स, डिस्टॉर्ट करने वाली तरंगे। तो अभी इन्होंने विनाश नहीं किया है, ये विनाशकारी तरंगे नहीं है, तो इनको डिस्टॉर्शनल वेव्स या जो है आपके विध्वंसक तरंग हिंदी में बोलने लगते हैं। तो विध्वंसक तरंग के नाम से जाना जाता है। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एस तरंगे ऊपरी सतह पर पहुंच रही हैं और ये एस तरंगे पहुंच करके ऊपरी भाग में जो है आपके एक तरह से भूकंप का विनाश का आधार बनाने लगी। तो ये एस तरंगों को नाम से जानी गई। अब तीसरी तरंग जो होती है वो होती है आपके एल वेव्स। एल वेव्स क्यों, एल वेव्स इनको क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं और लो फ्रीक्वेंसी वाली इन तरंग को लॉन्ग वेव्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती है। लॉन्ग वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी। तो लॉन्ग वेवलेंथ वाली होने की वजह से इनको एल वेव्स, दैट इज लॉन्ग वेव्स कहा जाता है। तो लॉन्ग वेव्स को शॉर्ट में हम लोग जैसे लॉन्ग वेव्स कह रहे हैं या शॉर्ट में एल वेव्स कह देते हैं। और ये तरंगे पीएस की तुलना में काफी धीमी गति से चलती हैं और इस वजह से पीएस के बाद तीसरे स्टेज पर जो है आपके एक तरह से पहुंचती हैं पृथ्वी की सतह पर। तो ये जो है आपके एक तरह से जब ये पहुंचती हैं पृथ्वी की सतह पर तो भूकंप के द्वारा, इनके द्वारा जो है आपके विनाश शुरू हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा लेकर के पहुंचती है और पृथ्वी की सतह पर ये पी और एस के बाद पहुंचती है, इसलिए इनको तृतीयक तरंग या टर्शियरी वेव्स के नाम से जाना जाता है।
तो ये तृतीयक तरंग के नाम से जानी जाती हैं या टर्शरी वेव्स के नाम से जानी जाती हैं। और इनके पास ऊर्जा का क्योंकि भंडार है, पी ऊपर पहुंची ऊर्जा खत्म, एस ऊपर पहुंची ऊर्जा खत्म, एल पहुंची लेकिन उनके पास ऊर्जा अभी भी बची हुई है, इसलिए पूरी सतह पर ऊर्जा फैलाने का काम, नीचे से ऊर्जा आती है चारों तरफ फैलती जाती है, तो ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर फैलाने का काम एल तरंगों का होता है। इसलिए ये सतह तरंगों के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का वितरण यही करती हैं। तो चारों तरफ इन्हीं की ऊर्जा का वितरण करने की वजह से पूरी पृथ्वी पर कंपन होता है। तो पृथ्वी पर जो कंपन शुरू हुआ वो किसे, ये एल तरंगों के पहुंचने पर, और एल तरंगों के पहुंचने पर जहां कंपन शुरू हुआ वैसे ही आपका जो है विनाश शुरू हो जाएगा। तो विनाशात्मक जो है आपके विध्वंसक तरंग आपके एस थी, लेकिन उन्होंने विनाश नहीं शुरू किया था। एल तरंगों के पहुंचते ही ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ऊर्जा के बढ़ जाने से भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा हो जाती है, और तीव्रता होने की वजह से अब धीरे धीरे करके आपके भूकंप की इंटेंसिटी क्योंकि ज्यादा हो गई है, इसलिए अब भूकंप का विनाश भी शुरू होगा। तो एल वेव्स जो है आपके एक तरह से सतह तरंगों के नाम से जानी जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन्हें लव वेव्स भी कहा जाता है। लव वेव्स क्यों कहा जाता है कि जैसे आपने पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में, महाद्वीपी जो है आपके महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के विषय में जो सिद्धांत हम लोग पढ़े थे, तो उसमें एक सिद्धांत था लैपवर्थ और लव का। तो उसमें आपने देखा था एंटी क्लाइंस सिनक्लाइंस के बारे में बताया था लैपवर्थ ने, और फिर उसको संशोधित किया था लव ने। तो लव नामक वैज्ञानिक ने इसी जो है आपके एक तरह से तरंगों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, एल तरंगों को डिफाइंड किया है लव नामक वैज्ञानिक ने। इसीलिए इन एल तरंगों को हम लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं। तो उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर ही आधारित जो है आपके इन वेव्स का नाम पड़ा है, इनको लव वेव्स भी कहा जाता है, जो कि एल तरंगे होती हैं। और ये जो तरंगे होती हैं, इन्हीं एल की एक वैरायटी जो बहुत ही तीव्रता वाली होती है, एल में भी कई वैरायटी होती है, जिसमें एक वैरायटी रिले नामक वैज्ञानिक ने देखी, और रिले नामक वैज्ञानिक ने क्योंकि देखी इसलिए उन तरंगों को रिले तरंगे कहा जाता है। तो एल की एक और जो है सब डिवीजन अगर हम करेंगे, तो एल तरंगों का सब डिवीजन करने पे एक हमें तरंग, एक विशेषकर तरंग मिलती है जिसके पास ऊर्जा का भंडार होता है और वही विनाश करती है। तो एल तरंगों की सारी तरंगें विनाश नहीं करती, उसमें से कुछ डिस्टॉर्शनल भी होती हैं, विध्वंसक भी होती हैं, लेकिन विनाशात्मक नहीं होती। तो एल तरंगों की एक ही वैरायटी ऐसी है जो कि पूरे पर विनाश करती है, और उस जो है विनाश करने वाली तरंग को रेले नामक वैज्ञानिक ने क्योंकि पहचाना था, इसलिए उस एल की विशेष प्रकार को रिले तरंगे कहा जाता है। और रिले तरंगे ही विनाशात्मक तरंगों के नाम से जानी जाती हैं। तो अगर विनाशात्मक तरंग कहा जाए कि किसको कहा जाएगा, तो रिले तरंगों को कहा जाएगा। अगर रिले ऑप्शन नहीं दिया होगा तो एल वेव्स दिया होगा, क्योंकि एल का ही सब डिवीजन है रिले। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन कर देता है कि किसको विनाशकारी तरंग कहते हैं या विनाशात्मक तरंग, डिस्ट्रक्टिव वेव्स किसको कहा जाता है, और ऑप्शन दिया PSL या नन ऑफ दीज, तो आप एल पर टिक करेंगे, क्योंकि ये एल वेव्स ही है जो विनाश कर रही है। एल की एक जो है आपके सब डिवीजन है, मतलब एल को अगर हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें कि एल एक प्रकार की ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, उसमें से एक प्रकार ऐसा है रिले तरंग, जो रिले नामक वैज्ञानिक ने बताया, जिन्होंने बताया कि हाँ ये तरंगे ऊर्जा बहुत ज्यादा कंटेन करती हैं और इन्हीं की वजह से विनाश बहुत ज्यादा पृथ्वी की सतह पर होता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में जो है आपके ये विनाशात्मक तरंग कहलाती है। तो इसलिए एल तरंगों को आप रिले तरंगों की वजह से एल तरंगों को विनाशकारी तरंग या डिस्ट्रक्टिव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए एल तरंगे विनाशकारी तरंग या डिस्ट्रक्टिव वेव्स भी कहलाती हैं।